हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। अपने पास में जो आगे टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स माने फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो अपन डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये कि जैसे यूँ मान के चलो ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये चलने लग जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। और अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है पहले से, तो इसे अपन फोर्स लगा के रोक सकते हैं। देखो, चलते हुए को रोक लिया, चलते हुए को रोक लिया, रुका हुआ है फोर्स लगा के चला दिया, है ना। अब यूँ मान के चलो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मैं फोर्स लगा के इसे तेज भी कर सकता हूँ कि नहीं। मैं इस चलते हुए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के इसे तेज भी कर सकता हूँ। या फिर कोई ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है उसे फोर्स लगा के अपन धीमा कर सकते हैं। या फिर चलते हुए ऑब्जेक्ट का अपन डायरेक्शन बदल सकते हैं। सर ऐसे कंफ्यूज ना करो, एक एक करके बोलो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट है, एक एक करके बोलते हैं। सबसे पहले फोर्स के कारण अपन रुके हुए चीज को चला सकते हैं। रुकी हुई चीज मतलब कोई भी चीज जो रेस्ट पे है ना। जैसे मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे, अभी अगर कोई मुझे यहाँ से आके पुश करता है तो मैं इस तरफ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, तो रुकी हुई चीज़ को चला दिया। अब अगर मान के चलो मैं भगता हुआ जा रहा हूँ इधर, है ना, और कोई सामने आ जाता है मेरे, और सामने से आके मुझे एकदम से धक्का मारता है, तो या तो मैं रुक जाऊँगा या मेरी स्पीड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता, फोर्स से हो सकता है ना। यूँ मान के चलो इधर से चौक यूँ आ रहा है, मैं इस पर यूँ मारूँ तो ये उधर चला जाएगा। बॉल में यूं फेंक रहा हूं, वो टकराएगी मेरे हाथ के, तो मेरे हाथ से उस पर फोर्स लगेगा और वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो फोर्स ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक दिया। भाई कोई चीज गुड़ती हुई आ रही है, फुटबॉल, उसके ऊपर पांव रख दिया अपन ने तो वो रुक जाएगी। रुकी हुई चीज को चला सकते हैं, फुटबॉल पे लात मारो वापस चल जाएगी, है ना। फोर्स से रुकी हुई चीज को चला सकते हैं, चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। फुटबॉल धीरे धीरे चल रही है, खींच के लात मारो, तुमने जैसे उसके ऊपर फोर्स लगाया, भाई किक करने से क्या होता है, अपन उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे ही अपन ने फोर्स लगाया उसकी स्पीड कंपैरेटिवली तेज हो गई। फुटबॉल तेज आ रही है, उसको धीमा करना है तो उसके ऊपर पांव टच कर दो, यूं बीच में कुछ भी हिंड्रेंस कर दो, टच कर दो, कुछ भी छेड़ दो उसको थोड़ा सा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वो जो छेड़ना है वो भी क्या कर रहे हैं अपन, फोर्स से लगा रहे हैं, उससे इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा। ओके, आगे देखते हैं। तो ये जितनी भी चीजें है ना बेटा, कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, रुका हुआ है, धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, किस तरफ चल रहा है, वो सब स्टेट ऑफ मोशन में आता है ऑब्जेक्ट के। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जब अपन ने जितनी बात करी ना, रुके हुए को चलाना, चलते हुए को रोकना, डायरेक्शन बदलना, धीरे करना, तेज करना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये स्टेट ऑफ मोशन के अंडर आते हैं। जो स्टेट ऑफ मोशन होता है इन सब चीजों को डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है और कितनी तेज चल रहा है, ये अपने को बताता है उसका स्टेट ऑफ मोशन। देखो ये, the state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion। जो state of motion है अपने को वो पता कैसे चलती है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर है और उसकी स्पीड किधर है और कितनी है, ठीक है। उससे अपने को क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन पता चलता है। मतलब स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन ही ऐसे किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार बताओ, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो सर वो स्टेट ऑफ मोशन, बात तो अपन रेस्ट की कर रहे हैं, बात तो अपन रेस्ट की। अच्छा एक बार बताओ, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है, कि उसकी स्पीड जो है वो जीरो है, ये उसका स्टेट ऑफ मोशन होता है। बच्चों देखो ध्यान दो, अपन दो अलग अलग टर्म्स डिफाइन करें, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट। इससे बेटर अपन ने क्या करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर ही डाल दिया उसे भी। लेकिन कोई चीज रुकी हुई उसके लिए अपन क्या कह देंगे कि इसकी स्पीड जीरो है। स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड एज द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। समझ रहे हो कि स्टेट ऑफ जो अपने पास में रेस्ट है ना, रेस्ट माने मैं इसी जगह पे रुका हुआ हूँ, मैं हिल डुल नहीं रहा, तो ये मेरा स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कंसिडर किया जाता है, जीरो स्पीड का स्टेट कंसिडर किया जाता है स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के स्टेट ऑफ मोशन के अंदर क्या आता है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो किधर चल रही है, या चल रहा है तो किधर चल रहा है। कोई चीज रुकी हुई है तो वो भी अपने स्टेट ऑफ मोशन के अंडर ही आता है। एंड अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है। चेंज इन स्पीड मतलब जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें बदलाव कैसे कैसे हो सकता है। स्पीड में बदल के भी उसके अंदर बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल दूं तो उसकी स्टेट बदली कि नहीं बदली, बदल गई। उसका अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं तो भी उसकी स्टेट बदली कि नहीं बदली। ये देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है, अगर मैं इस पे यूं धक्का मार देता हूं तो ऑब्जेक्ट इधर जाने लग जाएगा। तो एक बात बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट अगर सीधा जा रहा है उसे यूं तिरछा करना है या मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा। कोई बॉल फेंक रहा है, ठीक है, बाउंड्री सामने या इधर है, बॉल यूं आ रही है, सीधे स्टंप में बॉल जा रही है, अपने जो आउट हो जाएंगे ऐसे। तो अपन ने क्या किया, बैट लगा दिया उसके बीच में। बैट लगाने से क्या हुआ, उसने उसके डायरेक्शन को बदल दिया, और उसके डायरेक्शन बदलने के लिए अपने क्या करना पड़ा, उसको जो बैट है उसकी हेल्प से बॉल पे फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
और डायरेक्शन भी बदल दिया अपन ने, तो स्टेट ऑफ मोशन बदलने के लिए या तो अपने को डायरेक्शन बदलना पड़ता है, स्पीड बदलनी पड़ती है, या दोनों। और ये अपन बात कर चुके हैं, चलते हुए को रोक सकता है फोर्स, रुके हुए को चला सकता है फोर्स, धीरे चल रहा है उसे तेज चला सकता है, जो तेज चल रहा है उसे धीमा कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फोर्स और क्या कर सकता है? फोर्स के वैसे तो बेटा काफी इफेक्ट्स हैं, लेकिन अपने बुक में एक और है तो वो भी अपन देख लेते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की शेप को बदल सकता है। ये और खासियत होती है एक फोर्स की, ठीक है, कि फोर्स ने स्टेट ऑफ मोशन में तो बदलाव किया जो किया, फोर्स जो है शेप भी बदल पाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे ये मेरे पास जस्टर है, इसकी भी पर्टिकुलर ये शेप है, मैं क्या करूं, इसे बीच से पकड़ के यूं खींच दूं, ये देखो इसकी शेप बदल गई ना। या फिर जैसे मम्मी आज शाम को चपाती बनाए ना, तो मम्मी के पास चला जाना है ना, या मम्मी के पास चले जाना, वहां पे क्या होगा, मम्मी आटा लगाएगी और उसके बाद में फिर क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें यूं, छोटे टुकड़े को फिर यूं देखो बना के रोटी बना देती है, बिल्कुल गोल कर देती है, चपाती में कन्वर्ट कर देती है। तो उसकी शेप बदली कि नहीं बदली? बदलती है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप बदलने के लिए अपने क्या करना पड़ता है, उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। लोहे का कोई सरिया अपने पास में, आयरन रोड है, उसकी अगर अपने को शेप बदलनी है तो उसके लिए भी अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब अपने पास में कंसिडर होता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। फोर्स देख चुके हैं अपन एग्जैक्टली क्या है, जो भी अपने सिलेबस का पार्ट होता। अब देखते हैं ज़रा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। जनरली अपने पास में मेनली फोर्सेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? देखो, कोई भी फोर्स लगाने के लिए अगर अपने को सामने वाली चीज से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, टच करना पड़ रहा है, उससे अपन कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे ये चौक है ना, मैं अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके इसे उठा रहा हूँ, है ना, तो ये देखो मैंने कॉन्टैक्ट किया ना इससे, तो एक ऐसा फोर्स हुआ अपने पास में कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ऐसा कोई भी फोर्स जिसे लगाने के लिए अपने को टच करना पड़े, मुझे अगर किसी को थप्पड़ मारना है तो अपने हाथ को उसके गाल के टच करना पड़ेगा, सॉरी, तो वो भी अपने पास में कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नॉर्मल बेसिक सी बात है, डेफिनेशंस मैं भी बताता हूं थोड़ी देर में, पहले एक बार समझ तो ले क्या क्या है। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया होगा। जैसे ये है, इस बोर्ड को अगर मैं टच करके पुश करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अब फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हो गए सर? कॉन्टैक्ट फोर्स तो चलो समझ में आ गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेटा वो फोर्सेस है जहां अपने को टच नहीं करना पड़ता ऑब्जेक्ट को, बिना टच किए अपना इंटरेक्शन हो जाता है। मैंने बताया था ना, इंटरेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स को फोर्स के लिए, तो बिना टच किए अगर ये इंटरेक्ट कर जाते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से, तो उस टाइम पे या उस सिनेरियो के अंदर अपने पास में जो फोर्स लगता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। जैसे कि एग्जांपल बेटा, मैग्नेट से सब के लो, चुंबक से सब के लो, क्या होता है, एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी तरफ खींचती है, नहीं खींचती? जैसे तुमने एक मैग्नेट यहाँ रख दी, है ना, और दूसरी मैग्नेट इसके पास रख दी ऐसे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है, नहीं कर लेती? या दूर भी फेंकती है, एक केस में अट्रैक्ट करना या दूर फेंकना, ये काम कर लेती है मैग्नेट। तो ये अपने पास क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जहां पार्टिकल्स को कॉन्टैक्ट में नहीं आना पड़ता एक दूसरे के ऊपर एक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास में कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हैं? तो कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा अपने पास में मेनली दो तरह के हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स कौन सा होता है? बताओ। अपनी मसल्स का फोर्स। जैसे मेरे पास ये चोक रखा हुआ है, इसे उठाने के लिए जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? अपनी मसल्स का फोर्स लगा रहा हूं, उसे अपन कहते हैं मस्कुलर फोर्स। किसी भी चीज को उठाने के लिए, कहीं उठा के किसी और जगह पर रखने के लिए जो फोर्स अपन इस्तेमाल करते हैं अपने मसल से लगाने वाला, उससे अपन मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे घोड़ा है, वो काट को खींचता है, वो कैसे खींचता है? अपनी मस्कुलर फोर्स से तो खींचता है। ओके, इसके बाद अपने पास कॉन्टैक्ट फोर्स एक और तरह का आता है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है बेटा। ये फ्रिक्शन फोर्स अपने अगला एक चैप्टर भी है पूरा, तब तो अपन बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं इसके बारे में, लेकिन अभी एक रफ आइडिया ले लेते हैं अपन। एक बात बताओ बेटा, जैसे अपन फुटबॉल को किक करते हैं, वो ग्राउंड पे जाती रहती है, वो रोल करती रहती है, जाती रहती है, थोड़ी देर चलने के बाद में वो रुक जाती है अपने आप ही, रुकती है नहीं रुकती? अपन किसी और चीज को भी फेंकते हैं, वो थोड़ी दूर तक ग्राउंड पे जाती है घिसती हुई और थोड़ी दूर आगे जाके रुक जाती है। तो उन सबको रोकने के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अपन इसके बारे में बात करेंगे, कंप्लीट चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। ओके, अच्छा, इसके बाद में अपने पास में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के टच में आने की जरूरत नहीं होती एक दूसरे पर लगने के लिए, उसे अपन कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो जरा
अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स देख लेते हैं अपन, अपने पास में नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन से हैं। तो इधर से चालू करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स से चालू करते हैं सबसे पहले। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो मैग्नेट्स के बीच में लगता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो थोड़ी देर में देख लेंगे अपन, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। वैसे तो कि मैग्नेट्स देखो बिना टच किए एक दूसरे को दूर फेंक देती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है, तो वो कैसा फोर्स अपने पास में? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें अगला टाइप, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक बात बताओ बेटा, मैं इस चौक को छोड़ूं, ये नीचे गिरती है, नीचे गिरने के बजाय ऊपर क्यों नहीं जाती? या किसी भी चीज को मैं छोड़ता हूं नीचे ही क्यों गिरती है? बॉल को अपन ऊपर फेंक देते हैं जोर लगा के, उसके बाद वो थोड़ी ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाती है, ऐसा क्यों है? तो ये देखो एक बात बताओ, थोड़ा सोचने लायक बात है। आज से पहले शायद ग्रेविटेशन के बारे में बात की हो कभी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये क्या है कि जो अपनी अर्थ है, जो ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ, ये अर्थ क्या करती है? सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। क्या करती है? अर्थ सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। उसी फोर्स को अपन कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और देखना चाहो तो देखो, किसी भी चीज को तुम ऊपर से गिराओ वो नीचे ही गिरती है हमेशा। कारण क्या है? क्योंकि अपने नीचे क्या है? अर्थ है, और अर्थ क्या करती है? सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। एक बात बताओ, चलो थोड़ा सा अलग वे में सोचते हैं। ये चौक कभी रुका हुआ है, इसे मैं सिंपली छोड़ रहा हूं। अब यहाँ पे क्या था? स्टेट ऑफ रेस्ट में था। रेस्ट माने पार्टिकल रुका हुआ था, और रुक के देखो चलने लग गया। तो एक बात बताओ, कोई भी ऐसी चीज जो रुकी हुई है वो बिना फोर्स लगाए चल सकती है क्या? किसी भी चीज को चलाने के लिए अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? जैसे चौक रुका हुआ है, इसे चलाने के लिए मैंने फोर्स लगाया। सिमिलरली ये यहाँ पे है चौक, ठीक है, इसे मैं अब छोड़ दूं तो ये नीचे गिर रही है, क्यों? बताओ, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स नीचे के डायरेक्शन में तो लग ही रहा है ना, तभी वो गिर रही है, ठीक है। तो उस फोर्स को अपन कह देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ये बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगाए चलता फिरता नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अगर एक्ट करता है तो ही वो हिलता डुलता है, ठीक है। अच्छा, फिर कहोगे कि सर ग्राउंड के ऊपर कोई चीज रुक आके टिक जाती है, वो तो नीचे नहीं जाती बेटा। ग्राउंड पे फिर क्या, पृथ्वी भी नीचे से जोर लगाने लग जाते हैं ना उस पर। अपन डिटेल में बात करेंगे उस बारे में कभी, ओके। अगला टॉपिक अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ गया सर? आज तक नाम भी नहीं सुना होगा शायद मेरे हिसाब से। तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं अपन। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें पता हो तो ये बचपन में तुमने किया भी होगा कि अपन क्या करते हैं कि कुछ कागज के पीसेस लेते हैं, जो अपने पास पेपर होता है ना, इसके कुछ पीसेस लेते हैं, कुछ टुकड़े लेते हैं, और अपने पास में जो स्केल है प्लास्टिक वाला है, प्लास्टिक की कोई भी चीज़, उससे अगर अपन अपने बालों में रब करते हैं अच्छे से, और उसके बाद में इसके पास लेके जाते हैं, तो ये देखो इनको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, इनको अपने से चिपका लेता है, ये देखो। अब एक बार बताओ बेटा, ये इसके पास चिपकने के लिए गए कैसे? ये इसके पास में देखो, इस पे जो ग्रेविटी लग रही है वो तो नीचे लग रही है इन बालों पे, ठीक है, और ये इसके बावजूद भी देखो चिपक के इसके पास आ गए, ये देखो कैसे, हवा चल रही है पंखे की वजह से, इस वजह से उड़ रहे हैं। लेकिन सोचने लायक बात है, ऊपर आ कैसे गए? इनके बीच में भी इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो बेटा ये जो फोर्स लगता है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसे देखना चाहते काम करो, जो स्ट्रॉ आती है ना अपने पास में, प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो जूस वगैरह पीने के लिए अपन काम में लेते हैं, उसे क्या करो, 2 टुकड़ों में काट लो, ठीक है, 2 पीसेस में उसे ब्रेक कर लो, काट लो, और उसे क्या करो, एक को तुम कोई थ्रेड लो और थ्रेड से बांध दो एक पीस को, ठीक है, और उसकी पेपर से उसे ढंग से रगड़ो, उसे अच्छे से घिसो पेपर से, ठीक है। और जो तुम्हारे पास में जो दूसरा टुकड़ा बच गया उसे इसके पास में लेके जाओगे ना बेटा, तो देखना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? तो बेटा देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही, मतलब एक तरीके से पूरे चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने पास में क्लास 12th में, तो ज़्यादा डिटेल में अभी अपन इसके बारे में बात नहीं कर सकते एग्जैक्टली ये होता क्यों है, बट क्या होता है ये अपन ने देख लिया। अब अपन इन सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उन्हें भी एक बार समझ लेते हैं। हाँ तो बच्चों, अब ज़रा ये डेफिनेशंस देख लेते हैं अपन कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे इसकी डेफिनेशन क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो थे अपने पास में उनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स खुद क्या होता है। तो एनी फोर्स दैट रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट टू अकर, ऐसा कोई भी फोर्स जिसे अकर होने के लिए या लगने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, उसे अपन कह देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। सिंपल सीधी सी बात जो अपन ने समझी थी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एनी फोर्स दैट डज नॉट रिक्वायर कॉन्टैक्ट टू अकर, ऐसा कोई भी फोर्स जिसे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती अकर करने के लिए या लगने के लिए, उससे अपन कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। इसके बाद में अपने पास में अगला आता है मस्कुलर फोर्स। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर अपने पास में मस्कुलर फोर्स। अब ये मस्कुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, वो फोर्स जो कि लगता है या होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स की वजह से, उससे अपन कहते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। जैसे पुलिंग ऑफ कार्ट है ना, हॉर्स के द्वारा जो कार्ट होती है उससे जो घोड़ा खींचता है वो भी तो मस्कुलर फोर्स से लगाते हैं। इसके बाद में फ्रिक्शनल फोर्स।
अच्छा बेटा थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं और एक्जैक्टली डेफिनेशन क्या कहना चाहती है वो भी समझते हैं, ठीक है। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो फोर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव के लिए, व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर, व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर। सर इसका क्या मतलब है रिलेटिव टू अनदर? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, चीजें धीमी कब होती है? जैसे मेरे हाथ के ऊपर ये चौक रखा हुआ है, अब अगर मैं अपना हाथ ही लेके चलूं, है ना, तो ये चौक धीमा थोड़ी हो जाएगा, ये मेरे हाथ के साथ साथ चल रहा है, कोई दुविधा नहीं आएगी इसे। लेकिन चीजें धीमी कब होंगी? जब मेरा हाथ रुका हुआ और तब मैं चौक के तक कमर, देखो थोड़ा सा चल के रुक जाएगा, थोड़ा चल के रुक जाएगा, थोड़ा चल के रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा हाथ रुका हुआ है और ये चौक चल रहा है तो ये मेरे हाथ के रिलेटिव मूव कर रहा है। अगर मैं अपने हाथ की जगह से देखूं ना, तो मेरे हाथ को अगर मैं कह दूं कि भाई मेरा हाथ रुका हुआ है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में देखो भी चल रहा है ये। लेकिन क्या हो जब मेरा हाथ भी चल रहा है और ये चौक भी चल रहा है, तो उस टाइम देखो बच्चों, अपने जो मेरा हाथ है, जितनी तेज मेरा हाथ चल रहा है उतनी तेज ये चौक चल रहा है। तो इसी को अपन बेटा रिलेटिव मोशन कहते हैं। मेरे हाथ के हिसाब से ही कितना चल रहा है, मेरे हाथ के हिसाब से तो रुका हुआ ही है। देखो मेरे हाथ में पहले भी इस जगह था, अभी भी इसी जगह पे, तो मेरे हाथ की अगर आंखें होती है ना, और इसे ना पता चलता मैं इसे हिला रहा हूं, तो उसे क्या लगता है ये चौक वहीं की वहीं बैठा है। उसका मतलब उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जैसे तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन के अंदर बैठे बैठे जब तुम बाहर देखते हो तो बाहर पेड़ पौधे तुम्हें क्या लगते हैं पीछे जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन मान लो पूरी पैक है बिल्कुल पूरे तरीके से, और तुम्हारे पास में कोई लड़का बैठा है ना, या कोई लड़की बैठी है तुम्हारे बाजू में, अगर तुम उसे देखते हो या उसे देखते हो तुम, तो तुम्हें क्या लगेगा कि वो भी रुका हुआ है और तुम भी रुका हुआ हो, है ना। तो ये रिलेटिव मोशन होता है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे बाजू में जो बैठा है वो रुका हुआ है, जबकि वो हकीकत में चल रहा है, तो उसे अपन रिलेटिव मोशन ही कहते हैं, ठीक है। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग टू स्टेट ऑफ मोशन, जो वो फोर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल हो स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव के लिए, व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मूव कर रहा है। जैसे तुम्हारे बाजू वाला तुम्हारे हिसाब से रुका हुआ है ना, अगर वो ट्रेन में चलने लग जाए तो तुम्हारे रिलेटिव में मूव करने लग गया ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला अपने पास में है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, या दो मैग्नेट्स एक दूसरे को दूर फेंके, तो उसे पास आने को तो क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करना, एक दूसरे की तरफ खींचने को, और दूर फेंकने को एक दूसरे को उसे कहते हैं रिपेल करना, एक दूसरे को जब अपन या जो मैग्नेट्स है वो दूर फेंकती है तब, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। देखो एक बार बताओ, जो मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेट्स के बीच में तो लगता है, जो लगता है, जो मैग्नेट होती है वो लोहे को भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो लोहे और जितने भी मेटल्स होते हैं ना जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो सारे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उन्हें अपन कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अट्रैक्ट करने की या रिपल्शन करने का जो फोर्स है बिटवीन मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल, से अपन मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डेफिनेशन है थोड़ी सी अजीबोगरीब है, पर समझने की कोशिश करते हैं इसे भी, है ना। ध्यान देना जरा, समझ में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अच्छा बच्चों, तुमने सबने अपने लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा कि जो 51,000 वोल्ट की लाइन आती है, या 11,000 वोल्ट की जो लाइन आती है इलेक्ट्रिसिटी की, 11,000 वोल्ट की या 51,000 वोल्ट की, है ना, वोल्टेज की, सॉरी, जो अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी लाइन आती है, कि उसने किसी को अपनी तरफ खींच लिया, वो फलाना उसके टच होके उसकी डेथ हो गई, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया उसने, ये सब तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो वो एक्जैक्टली होता क्या है बेटा, एक बात बताओ। अपन क्या करते हैं, जो वो बिजली का तार होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो बिजली होती है ना, वो कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनको भेजते हैं, है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ये चार्ज बॉडी, वो चार्ज रहती है ना बॉडी, जो चार्ज है उसके ऊपर चार्ज रहता है तार के ऊपर, तो जो चार्ज बॉडी रहती है वो क्या करती है, दूसरी चार्ज बॉडीज को, या फिर अनचार्ज, जैसे ह्यूमंस अपन अनचार्ज है लेकिन वो अपने को भी अपनी तरफ खींच लेती है, अपने बाल वगैरह खड़े हो जाते हैं उसके पास में जाते ही, वो अपने को भी अपनी तरफ खींच लेती है, अपने को खुद की तरफ वो खींच लेती है। तो ऐसे फोर्स को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब एक चार्ज्ड बॉडी, जैसे वो तार था, वो अपनी तरफ चीजों को खींच लेती है। या फिर एक चीज और देखी होगी आप लोगों ने, कि जब अपन क्या करते हैं, कोई वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और जैसे कोई हैवी चीज चला, जैसे हीटर अपन ने ऑन किया, गीजर अपन ने ऑन किया, तो वो जो दोनों तार होते हैं वो एक दूसरे के चिपक जाते हैं,
है ना। जैसे अपन वो पहले तो हिल रहे होते हैं, लेकिन जैसे अपन गीजर ऑन करते हैं या हीटर ऑन करते हैं उसके बाद में एक दूसरे के चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर से देखो चार्ज जाने लग जाता है, और जैसे चार्ज जाने लगता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से एक दूसरे क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी फोर्स लगाती है ऑन अनदर चार्ज बॉडी, किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे या फिर अनचार्ज बॉडी के ऊपर, ऐसी कोई बॉडी जो अनचार्ज हो, जैसे मैं अनचार्ज हूं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी वायर ने खींच लिया, तो वो क्या हो जाता है अपने पास में, अट्रैक्ट ही तो कर रही है वो मेरे को, है ना। कई बार ऐसे होता है जो एक चार्ज बॉडी हो दूसरी चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो वो कुल मिला के अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर आता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है दूसरी चार्ज बॉडीज पे या अनचार्ज बॉडीज के ऊपर, उसे अपन ने कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। बच्चों देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना अपनी पृथ्वी का ही नहीं है कि जो पृथ्वी है ये सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी ही नहीं, जितनी भी चीजें होती है ना सब एक दूसरे को खींचती है। जैसे अभी मैं यहाँ हूं, तुम घर में जहां भी अभी बैठ के वीडियो देख रहे हो, अपने बीच में भी एक फोर्स लग रहा है। तुम मुझे अपनी तरफ खींच रहे हो, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हूं, समझ रहे हो। मतलब तुम तो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो और मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूं। लेकिन अपने बीच जो फोर्स है ना बेटा, बहुत 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 वीक होता है, इतना वीक कि अपने को फील नहीं होता। ये जो चौक है ना, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है ना। और ये पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं सभी को ये चौक अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि ये फोर्स इतना कम है, इतना कम है कि अपने को फील नहीं होता। अब जैसे जैसे चीजें बड़ी होती जाती है ना, वैसे वैसे उनका फोर्स भी बड़ा होता जाता है। जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है ना। पृथ्वी खूब बड़ी है, खूब मास है पृथ्वी का, खूब वेट है पृथ्वी का। तो पृथ्वी क्या करती है, चीजों को अपनी तरफ जो खींचती है तो उसका फोर्स तो हो जाता है बड़ा, और जो अपना फोर्स है वो रह जाता है वीक। तो जरा डेफिनेशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बड़ा होता जाता है जैसे जैसे मास बढ़ता है ना। जैसे तुम्हारा और मेरा मास बहुत कम है पृथ्वी के मुकाबले, तो अपन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं वो बहुत 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 वीक होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ होता है, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो खूब बड़ा लगता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी।